जब भी हम कोर्ट के अंदर प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं तो क्या कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है? यदि हाँ, तो किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उस प्लेंट को कोर्ट है वो रिजेक्ट कर सकती है? हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस और केसेस अंडर विच ए कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, जो कि हमारा ऑर्डर 4 रूल 1 कहता है कि एवरी शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटिंग ए प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भी कोई सूट है उसको इंस्टीट्यूट करना होता है तो सबसे पहले वहाँ पर कोर्ट में प्लेंट को ही प्रेजेंट किया जाता है। जब कभी भी एक प्लेंट है वो कोर्ट में प्रेजेंट होती है तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट की वो फर्स्ट ड्यूटी है क्या, कि उस प्लेंट को एग्जामिन करे प्रॉपरली। किस लिए? फॉर डिटरमाइनिंग के लिए कि वेदर इट शुड बी ट्राइड, क्या उसे ट्राइड किया जाना चाहिए या रिटर्न किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। और इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं उनको कंसीडर करे। रिटर्निंग के रिगार्डिंग हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हो। एंड ऑर्डर 7 रूल 11 है सीपीसी का, वो मेंशन करता है प्रोविजन जहां पर एक प्लेंट को है वो क्या है, शुड बी रिजेक्टेड, जहां पर एक प्लेंट को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि प्लेंट को किन किन ग्राउंड्स के ऊपर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है या वो किन किन ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जहां पर प्लेंट है वो डज नॉट डिस्क्लोज काज ऑफ एक्शन। सेकंड पॉइंट है जहां पर जो क्लेम है वो अंडरवैल्यूड है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जहां पर प्लेंट इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो प्लेंट है के अंदर जो मैटर है, कॉज ऑफ एक्शन है या जो वो बार्ड है बाय द लॉ। फिफ्थ क्या कहता है कि प्लेंट इज नॉट इन डुप्लीकेट। एंड लास्ट क्या कहता है कि वेयर देयर इज नॉन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी कि सीपीसी के अंदर जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके साथ में वो प्लेंट कंप्लायंस नहीं कर रही, तो ऐसे केस में उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इन फॉलोइंग पॉइंट्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वेयर प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द काज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर एक केस के अंदर बेगम साहिबा वर्सेस नवाब मोहम्मद मंसूर, जो कि 2007 का केस है, इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है कि जो प्रत्येक प्लेंट है जो कि प्लेंटिफ के द्वारा फाइल्ड की गई है, अगर वो क्या है कोई काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रही तो वहाँ पर कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा। बट इन ऑर्डर टू रिजेक्ट ऑन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर उस प्लेंट को रिजेक्ट करने से पहले कोर्ट को क्या देखना चाहिए? मस्ट लुक एट द प्लेंट के ऊपर देखे, एट नथिंग एल्स, यानी कि उसको जस्ट प्लेंट को ही देखना है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं या क्या काज ऑफ एक्शन है उसके अंदर जो प्लेंटिफ ने डिस्कस किया है, प्लेंट के अंदर रिटर्न किया है। तो ये चीज़ें जो प्लेंट में मेंशन की गई है वो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। एंड सेकंड जो रूपालाल वर्सेस नक्षत्र सिंह का केस है जो कि 1982 का है, यहाँ पर क्या कहा गया है इस केस में कि जो पावर है रिजेक्ट करने की कोर्ट की प्लेंट को, वो क्या है कि कब एक्सरसाइज की जानी चाहिए? ओनली व्हेन, जब कोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि दैट इवन अगर जो जितने भी एलेज्ड है फैक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी एलिगेशंस हैं वो प्लेंट के अंदर सेट आउट किए गए हैं वो प्रूव्ड हो जाते हैं, उनके बाद भी अगर प्लेंटिफ है किसी रिलीफ के लिए एंटाइटल नहीं होता तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट है उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी विदाउट समन टू द डिफेंडेंट, बिना डिफेंडेंट को समन किए उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। एंड जो प्लेंट की रीडिंग है वो शुड बी मीनिंगफुल होनी चाहिए, फॉर्मल वे में उसको फॉर्मल वे में नहीं होनी चाहिए। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि एक प्लेंट है वो कैन बी रिजेक्ट की हो सकती है एज ए वोल इफ डज नॉट डिस्क्लोज एनी काज ऑफ एक्शन, यानी कि प्लेंट को अगर रिजेक्ट किया जाता है तो वो एज ए वोल होगी, नहीं नॉट इन पार्ट, यानी कि जो कोर्ट है वो प्लेंट को पार्टली रिजेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सेकंड क्या कहता है कि जो रिलीफ जो क्लेम की गई है वो अंडरवैल्यूड है, यानी कि जहां पर प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट के अंदर रिलीफ क्लेम की गई है वो अंडरवैल्यूड है और वो करेक्ट नहीं की जाती है विद इन द फिक्स टाइम, या जो कोर्ट के द्वारा टाइम एक्सटेंड किया गया है उसके अंदर, तो ऐसे केस में कोर्ट है उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जहां पर प्लेंट है वो इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड है। बहुत सारे केसेस के अंदर क्या है कि प्लेंट के अंदर जो क्लेम किए गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा वो प्रॉपरली वैल्यूड होते हैं, बट जब वो पेपर जिनके ऊपर वो रिटर्न होता है मैटर उनका, वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड होते हैं, तो एंड जो प्लेंटिफ है वो फेल हो जाता है जो रिक्विजिट
कोर्ट फीस है उसको पे करने में विद इन द फिक्स्ड टाइम, या जो कोर्ट के द्वारा एक्सटेंड किया गया है टाइम उसके अंदर, तो ऐसे केस के अंदर उस प्लेंट को है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। बट इफ द प्लेंटिफ पेड करता है या कोर्ट फीस को विद इन द टाइम एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, तो वहाँ पर जो सूट है या जो अपील है उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, एज ए इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, या फिर मेमोरेंडम ऑफ द अपील फॉर द पर्पज ऑफ ए लिमिटेशन एज वेल एज पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस। यानी कि जब प्लेंटिफ है वो कोर्ट फीस को पे कर देता है, तो ऐसे केस के अंदर जो ऐसे केस में जो प्लेंट है प्रेजेंट की गई है उस डेट से, और जो अपील का जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है वहाँ से उस लिमिटेशन के पर्पज के लिए उसको काउंट किया जाएगा। तो ये है जो एक केस के अंदर हेल्ड किया था इन द केस ऑफ मेनन लाल वर्सेस छोटका बीबी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जहाँ पर वेयर शूट इज ए बार्ड बाय लॉ, यानी कि प्लेंट की किसी स्टेटमेंट से यह अपीयर होता है कि जो सूट है वो बार्ड है बाय द लॉ, तो वहाँ पर कोर्ट है उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि एक सूट है अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने सूट फाइल किया है, तो वहाँ पर कोर्ट प्लेंट यहाँ पर ये स्टेट नहीं करती कि दैट के एक नोटिस है जो कि रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 80 के द्वारा वो हैज़ बीन गिवन, वो गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, तो ऐसा फैक्ट है वो स्टेटमेंट है उस प्लेंट के अंदर अगर शो नहीं होता तो वहाँ पर प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी इस क्लोज के अंदर। ये जो है एक केस के अंदर हेल्ड किया गया था वो है तेज किरण वर्सेस एन संजीवा रेड्डी AIR 1970 SC 5073। बट जहाँ पर एक वेवर ऑफ सच नोटिस है वो प्लीड किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा, तो वहाँ पर कोर्ट है वो प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी विदाउट गिविंग द प्लेंटिफ एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश दैट फैक्ट। यानी कि उस ऐसे केस के अंदर जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ को एक अपॉर्चुनिटी देगी उस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। लाइकवाइज इसी तरह क्या है कि प्लेंट अगर खुद इटसेल्फ शो करती है कि दैट जो क्लेम है वो बार्ड बाय द लिमिटेशन के द्वारा, तो वहाँ पर भी प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फिफ्थ क्या कहता है कि वेयर प्लेंट इज नॉट इन डुप्लीकेट, यानी कि प्लेंट है यानी कि द प्लेंट हैज़ टू बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, अगर जो सेट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई नहीं करती विद द प्लेंट, तो ऐसे केस में है प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। तो प्लेंट को डुप्लीकेट में होने का जो प्रोविजन है वो हमारा ऑर्डर 4 रूल 1 कहता है। एंड 6 पॉइंट क्या कहता है कि जहाँ पर किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का नॉन कंप्लाइनेंस है तो ऐसे केस में भी प्लेंट को है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, जो कि मीन्स कि जहाँ पर प्लेंटिफ है वो फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9 यानी कि इसी ऑर्डर का रूल 9 है उसको कंप्लाई करने में प्लेंटिफ फेल हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर भी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि हमारा ऑर्डर 7 रूल 11F कहता है। इन ग्राउंड्स के अलावा कुछ अदर ग्राउंड्स भी हैं, यानी कि ऑर्डर 7 और रूल 11 के अंदर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उनके अंदर हम और ग्राउंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक प्लेंट है वो कैन बी रिजेक्टेड ऑन अदर ग्राउंड आल्सो। फॉर एग्जांपल हम क्या कहेंगे कि अगर एक प्लेंट है वो साइंड नहीं है बाय ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि ऑथराइज्ड नहीं है बाय द प्लेंटिफ, और अगर जो ऐसा डिफेक्ट है वो क्योर नहीं होता विद इन द टाइम जो कि ग्रांटेड है बाय द कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे केस में प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर प्लेंट है वो फाउंड क्या होती है टू बी वैक्सिशियस मेरिटलेस, या वो नॉट डिस्क्लोजिंग क्या करिए क्लियर राइट टू स्यू, या उस प्लेंट से ये शो नहीं हो रहा कि उसके पास राइट टू स्यू का जो क्लियर राइट है, तो वहाँ पर ऐसे केस में कोर्ट है वो में रिजेक्ट कर सकती है प्लेंट को इस रूल के अंदर। प्रोसीजर क्या होगा ऑन रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, जो कि रूल 12 कहता है कि जब भी एक कोर्ट के द्वारा प्लेंट है वो रिजेक्टेड की जाती है तो वहाँ पर जज है वो क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा उस इफेक्ट के लिए एंड रिकॉर्ड करेगा क्या रीजन को फॉर सच रिजेक्शन के लिए, यानी कि वो रिजेक्शन है वो क्यों किया गया है, किस रीजन की वजह से किया गया है, वो रीजन भी वो है जज विल रिकॉर्ड, तो वो रीजन है वो जज रिकॉर्ड करेगा अपने ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफेक्ट क्या है रिजेक्शन का उस प्लेंट का, वो जो है हमारा रूल 13 क्या कहता है इसके बारे में। 13 कहता है कि अगर एक प्लेंट है वो रिजेक्टेड होती है एनी अबव द ग्राउंड, जो ऊपर अभी हमने ग्राउंड डिस्कस किया उनके आधार पर कोई भी प्लेंट रिजेक्ट होती है तो वहाँ पर प्लेंटिफ है वो प्रिक्लूड नहीं किया जाता किस चीज़ से, फॉर प्रेजेंटिंग ए फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम काज ऑफ एक्शन, यानी कि अगर उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्लेंटिफ को
फ्रेश प्लेंट को फाइल करने से रोका नहीं जा सकता है। मीन्स वो फ्रेश प्लेंट है वो फाइल कर सकता है सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर, बट सेकेंड टाइम उसको जितनी ग्राउंड्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्या कहते हैं कि जो ये ऑर्डर है रिजेक्टिंग का, क्या उसके खिलाफ अपील हो सकती है या अपीलेबल है? तो हाँ, जो ऑर्डर है प्लेंट को रिजेक्ट करने का वो एक डिक्री माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो इसीलिए ये तो देयरफॉर इट इज़ अपीलेबल। अब क्या है कि हमने रिजेक्शन के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया, लेकिन अभी हमने मोड्स डिस्कस नहीं किए कि एक प्लेंट को किस तरह से या कोर्ट कब है जो रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर 2 मोड बताए गए हैं। फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। या तो एप्लीकेशन देता है कौन, डिफेंडेंट, कि ये जो प्लेंट है ये पार्टिकुलर्स ग्राउंड्स फुलफिल नहीं करती, इसको रिजेक्ट किया जाए। या फिर सेकंड ग्राउंड क्या है, सुओ मोटो बाय द कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट खुद क्या पाती है कि जो प्लेंट है वो फुलफिल नहीं कर रही कंडीशंस को, तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर उस प्लेंट को है वो रिजेक्ट कर सकती है। तो गाइज ये जितने भी प्रोविजंस थे रिगार्डिंग द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and subscribe for more such video. Keep learning.